इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली एनएचएम विभाग द्वारा सीएचओ एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। क्या आपका डीवी में नाम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सीएचओ एग्जाम के भी डीवी शुरू हो चुके हैं। अब जीएनएम के स्क्रूटनी फॉर्म 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद उसका भी डीवी प्रोसेस जब भी शुरू होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और शेष बचे कैडर का भी डीवी प्रोसेस जब भी शुरू होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चेकलिस्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि सीएचओ एग्जाम के लिए आपको चेकलिस्ट है वो किस तरह से तैयार रखनी है। तो आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग राजस्थान जयपुर। तो एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 7,423 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 7,423 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि आपका डीवी कब होगा, आपके नाम के आगे समय 10 AM है और डेट भी दे रखी है, क्योंकि डीवी प्रोसेस है वो 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है सीएचओ एग्जाम का डीवी। अब आपका कौन सी डेट में आपके नाम के आगे आपको देखने को मिल जाएगा, ये लिस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा आपका डीवी कहां पर होगा और उसके लिए चेकलिस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सीफू झालाना डूंगरी जयपुर के डीएमएचएस हॉल में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज और दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि जो आपको मैंने 2 दिन पहले 9 कैडर का डीवी बताया, उनका डीवी अलग जगह हो रहा है, इनका डीवी अलग जगह हो रहा है। तो इनका जो डीवी है यानी कि सीएचओ एग्जाम का जो डीवी है, अब देखो डेट तो आपके नाम के आगे लिखी हुई है, लेकिन स्थान यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीफू जालाना डूंगरी जयपुर के डीएमएचएस हॉल में होगा आपका डीवी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने हैं जिस पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र भी आपको लेके जाना। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे सीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाए? तो आप एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए। एसएसओ आईडी में माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप आज तक आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री वहाँ होगी। उसके सामने आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे आप सीएचओ एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हैं तो सीएचओ एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने सीएचओ एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से भरी थी 8 नवंबर से 14 नवंबर की जो डेट दे रखी थी, उस डेट में स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति यानी कि आपको वो भी प्रिंट निकाल कर लेके जाना होगा। और संलग्न सूची में आपको दस्तावेज किस क्रम में रखने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीएनएम के 26 तारीख से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे, वो भी मैं बता दूंगा किस तरह से आपको फिल करना है। और उसके बाद उसकी भी डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। एनएचएम की किसी भी कैडर को लेकर कोई भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। अब आप देख सकते हैं चेकलिस्ट में लिखा हुआ है संलग्नानुसार क्रम से दस्तावेज लेकर उपस्थित हो। यानी कि आपको जो दस्तावेज है वो किस क्रम में रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी की अंक तालिका रखनी होगी। यानी कि आपको 10th क्लास की अंक तालिका आपके पास रखनी होगी। उसके नीचे हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इंटर यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका आपको रखनी होगी। उसके नीचे उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास का प्रमाण पत्र रखना होगा। अब देखो, किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही होती है, तो किसी किसी बोर्ड में प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होती है। तो जिनके अलग अलग होती है तो फिर उन्हें वो दोनों दिखाने होंगे, और जिनके एक ही होती है तो फिर उन्हें वो एक ही लेके जानी है, क्योंकि अंक तालिका से आपके मार्क्स देखे जाते हैं, प्रमाण पत्र से आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है, चाहे वो आपने जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है,
पोस्ट बेसिक कर रखा या BA MSH कर रखा या CCH, जो भी कर रखा कोर्स, उसकी अंक तालिका आपको रखनी होगी। अब देखो आपके कोर्स में अगर 4 सेमेस्टर है या 6 सेमेस्टर है तो आपको इन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका लेके जानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फाइनल सेमेस्टर की लेके जानी है या फर्स्ट सेमेस्टर की लेके जानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका आपको लेके जानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आपको रखना है, उसके नीचे जो पेज है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यानी कि RNC का सर्टिफिकेट या फिर RNC से रिलेटेड जो अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो आपके भर्ती के लिए लागू है वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र या उसकी अंक तालिका या प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपने अंक तालिका तो दिखा दी, चाहे आपने जो भी कोर्स कर रखा है, GNM का कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक कर रखा है या BA MSH कर रखा है या BPCCH कर रखा है, जो भी कोर्स कर रखा है उसकी डिग्री या डिप्लोमा, जिसमें जिन्होंने डिग्री की है, जिन्होंने डिप्लोमा किया, उनको वो सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र देखो, अगर आप EWS कैटेगरी के हो या OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो या MBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो अगर आपका एक बार बना हुआ है और 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, और वो भी अधिकतम 3 साल तक। इसके बाद आपको नया बनाना होगा। और अगर आप अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी या अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ तो वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, आपको वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जाति प्रमाण पत्र के बाद में जिनके जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो EWS कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर या MBC नॉन क्रीमी लेयर से हो और उनका अगर जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो वो शपथ पत्र दिखा सकते हैं, तो उनको उसके नीचे शपथ पत्र रखना होगा, जाति शपथ पत्र। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को रखना होगा। अब देखो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता नहीं रहती, एक बार बना हुआ होता है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। ये प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होता है। और जाति प्रमाण पत्र दिखाना इसलिए होता है कि आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाओगे। इसके बाद देखो नॉन TSP वालों के लिए तो मूल निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन जो TSP के हैं तो उनके लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, या फिर शहरीय क्षेत्र के हैं तो उनके शहरीय क्षेत्र होने का प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए और एक आपका जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपका विवाह 2006 से बाद हुआ तो उसके बाद तो मैरिज सर्टिफिकेट बने हैं तो आपको विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी का विवाह 2006 से पहले हुआ तो इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा क्योंकि पहले सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। और इसके बाद आपको नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर 1/6/2002 और नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड आफ्टर 1/6/2002। अब आप मैरिड हो तो 1/6/2002 से पहले आपके कितने बच्चों की संख्या थी और 1/6/2002 के बाद आपके कितने बच्चों की संख्या वो आपको बताना होगा। इसके बाद चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र आपको उसके नीचे रखना होगा। उसके बाद जो भी प्रमाण पत्र आप पर लागू हो रहा है, चाहे वो तलाक डिग्री का हो, विधवा का हो, स्पोर्ट्स पर्सन का हो, विकलांग का हो या भूतपूर्व सैनिक का, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय इनमें से जिस भी कैटेगरी में आपने यस किया है तो उसको आपका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको मालूम है बोर्ड की वेबसाइट पर जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट है उसी के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म। देखो अटेस्टेशन फॉर्म तो मांगा जा रहा है, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म आपका जब लास्ट में नियुक्ति के समय पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा, तो अभी भी आपको इसकी ज़रूरत है, लेके जाना है। इसके बाद हस्तलिखित नमूना। हस्तलिखित नमूने में आपको मालूम है, आपने पहले भी बहुत बार लिखा है हस्तलिखित नमूना, तो उसमें क्या होता है, ऊपर इंग्लिश पैरा होगा, नीचे खाली जगह होगी, फिर हिंदी पैरा होगा, उसके नीचे भी खाली जगह होगी। तो जो ऊपर पैरा में दे रखा है वो सेम आपको अपनी राइटिंग में लिखना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एग्ज़ाम का नाम लिखना होता है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देने होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शपथ पत्र कूट रचित, यानी कि आपने जो भी दस्तावेज सत्यापन के लिए जो दस्तावेज बताए हैं वो सभी सही है, कोई भी जाली दस्तावेज फर्जी दस्तावेज नहीं है। अगर कोई जाली या फर्जी दस्तावेज पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, तो वो आपको उसके नीचे रखना होता है। और फिर अन्य प्रमाण पत्र में जो भी आपके पास है जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया हो और वो अभी आपके पास है तो वो आप लेके जा सकते हैं। यानी कि टोटली देखा जाए जिन प्रमाण पत्र का उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते समय किया है वही आपका मान्य होगा। यानी कि अगर अब आप एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपने स्पोर्ट्स पर्सन में नो लिख लिया और अब यहाँ अगर आप स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो आपका माना नहीं जाएगा। ये स्पेशल एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो जो जानकारी दे रहे उसी के आधार पर आपका दस्तावेज सत्यापन होता है। अगर आपने कोई भी शैक्षणिक योग्यता या कोई भी प्रमाण पत्र का उल्लेख एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है तो डीवी के समय वो आप पर लागू नहीं होगा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चेकलिस्ट उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 26 नवंबर से सीएचओ की भी डीवी शुरू हो रही है और जीएनएम के स्क्रूटिनी फॉर्म भी शुरू हो रहे थे। स्क्रूटिनी फॉर्म के बाद जीएनएम की भी डीवी को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 10 कैडर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुके हैं। टोटल 19 कैडर थे, एक में अभी टाइपिंग टेस्ट है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। एक में एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ तो उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। 10 कैडर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी हो चुका है। पीछे बचे 7 कैडर और 7 में से 3 कैडर तो अभी इनके स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे। पीछे बचे 4 कैडर, तो इन 4 कैडर को लेकर जब भी अपडेट आएगी और स्क्रूटनी फॉर्म के बाद इन 3 कैडर को लेकर भी डीवी शेड्यूल जब भी जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और सभी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।